जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का न्यू एडिशन का बुक। पुराना एडिशन का बुक ऑलरेडी आपका कंप्लीट है, मीन्स लुसेंट ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही मैंने मैथ के लिए एक नया चैनल बनाया है, अध्ययन केंद्र मैथ लिखोगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ अभी सागिर अहमद का मैथ का बुक चल रहा है, तो मैथ के लिए वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हो। पहला प्रश्न है यहाँ आज आपका। अच्छा, ये अभी हम चल रहे हैं इसमें फिजिक्स और साउंड चल रहा है, जिसमें 50 प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे। 51 नंबर प्रश्न है, ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? इको साउंड किसके कारण होता है? परावर्तन के कारण। परावर्तन के कारण। साथ ही इससे जुड़े कुछ प्रश्न देखे थे कि डिस्टेंस कितना रहना चाहिए? 17 मीटर रहना चाहिए। हमारे कान पर साउंड का इम्पैक्ट कितने देर तक रहता है? 1/10 सेकेंड तक रहता है। तो ये सब चीज़ आपको याद होगा। अब एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? कितना दूर रहना चाहिए? 56 फीट। 56 फीट या 17 मीटर, दोनों एक ही है। स्टेथोस्कोप ध्वनि किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप जो होता है वो ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, स्टेथोस्कोप से हम क्या मापते हैं, क्या मेजर किया जाता है? प्रतिध्वनि तरंग के डैश के कारण उत्पन्न होता है। प्रतिध्वनि क्या होता है? परावर्तन के कारण, इको साउंड। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है किनके द्वारा? सोनार का प्रयोग होता है नौचालक के द्वारा। नौचालक समुद्र की गहराई या अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर डी। अनुरणन काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किसने किया था? सेविन ने किया था। गुंजहीन हॉल मीन्स डेड हॉल का अनुरणन काल कितना होगा? इको साउंड मतलब कब होगा? जब 0.1 सेकेंड से अधिक होगा तब उसको कहा जाएगा, मीन्स उसमें तब क्या हो जाएगा? इको होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पूछा जा रहा है डेड हॉल मीन्स इको साउंड बिल्कुल भी नहीं होगा, तो वो क्या होगा? 0 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही होगा। इसके लिए क्या किया जाता है? जो ऑडिटोरियम होता है उसके दीवालों पर एक मखमली चादर लगाया जाता है ताकि वो क्या करे? साउंड को एब्जॉर्ब कर ले, रिफ्लेक्ट नहीं करे। आगे प्रश्न है हमारा, जब सेना पुल को पार कर रही होती है तो सैनिक को कदम से कदम मिलाकर नहीं चलने का निर्देश देता है। अगर वो चलेगा तो क्या होगा? अनुनाद होगा और अनुनाद से पुल टूटने की संभावना बनती है। आंसर क्या होगा? बी। पैर से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का क्या होगा? खतरा बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही होगा। हम रेडियो की घुंडी हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशन पर कार्यक्रम सुनते हैं, ये भी होता है आपका अनुनाद के कारण। अनुनाद के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही है। कहा जाता है जब तानसेन गाता था तो खिड़की की कांच और कांच के गिलास टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि ऐसा संभव है तो ध्वनि के किस गुण के कारण, मीन्स ध्वनि के किस गुण के कारण कांच टूट जाता है? वो भी होता है अनुनाद के कारण। अनुनाद के कारण। ऑप्शन नंबर सी सही है। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। ये ध्वनि कहाँ से आती है? अनुनाद के कारण ही। अनुनाद के कारण। ऑप्शन नंबर सी। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है, ये भी क्या हो जाएगा? अनुनाद के कारण। रेडियो के रिलेटेड साउंड से कोई प्रश्न हो तो आप अनुनाद पे टिक कर सकते हो। जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर एक साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को ध्वनि नहीं सुनाई देता है, ये साउंड का कौन सा रिएक्शन होगा? तो ये होता है व्यतिकरण। व्यतिकरण के कारण, जैसे मान लो एक स्पीकर यहाँ बज रहा हो एक यहाँ बज रहा हो, तो इस सब के आसपास एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे साउंड बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा, वो होता है व्यतिकरण। समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर लाइट हाउस बनाए जाते हैं जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाज़ों को संकेत भेजा जाता है। कभी कभी जहाज नीरव क्षेत्र मीन साइलेंस जोन में पहुंच जाता है जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। मीन्स साउंड का इम्पैक्ट जहाँ पे साउंड नहीं सुनाई दे, तो वैसे में आप क्या टिक करोगे? व्यतिकरण। व्यतिकरण के कारण क्या होता है? साउंड सुनाई नहीं देता है।
वो एक दूसरे पथ में चला जाता है। जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते तो नहीं हैं, परंतु उसकी आवाज़ हम सुन लेते हैं। ऐसा क्यों हो पाता है? विवर्तन के कारण। जब नहीं सुनाई दे, व्यतिकरण। जब सुनाई दे, विवर्तन। विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन नहीं होता, क्योंकि प्रकाश क्या होता है? सीधी रेखा में गमन करता है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? आवृत्ति में जो उतार चढ़ाव होगा, मीन्स नजदीक आएगा तो बढ़ जाएगा, दूर जाएगा कम हो जाएगा, ये होता है डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से। ध्वनि से संबंधित है डॉपलर प्रभाव। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? डॉपलर प्रभाव। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। शुष्क वायु का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है, जिसके कारण साउंड का स्पीड भी क्या होता है? अधिक हो जाता है। 1 मिनट। निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ध्वनि का वेग क्या होता है? ठोस में अधिकतम होता है और गैस में न्यूनतम होता है, और निर्वात में क्या होगा? शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? मीन्स यहाँ पे एक कथन आपका गलत है और 3 कथन यहाँ पे क्या है? आपका सही है। तो 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति की ध्वनि को प्राश्रव्य कहते हैं, ये गलत है। जब 20,000 हर्ट्ज से अधिक का ध्वनि होता है उसे हम कहते हैं प्राश्रव्य। तो ये आपका गलत हो जाएगा। सही क्या सब है? गैस में ध्वनि तरंग की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। सीधा समझो, ध्वनि क्या होता है? अनुदैर्घ्य तरंग होता है, तो ये सही है। उच्चतर आयामों वाली ध्वनि तरंगें अपेक्षाकृत प्रबल होती है, सिंपल सा लॉजिक है। उच्च श्रव्य आवृत्ति वाली ध्वनि तीक्ष्ण होती है। ये तीनों यहाँ आपका सही है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे आंसर बनेगा। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? रात को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अवरक्त तरंग का। अवरक्त तरंग का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही है। निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? मैंने कहा था एट फर्स्ट तो आपका इस्पात में क्या होगा? सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पे ठोस में क्या होगा? लकड़ी में सबसे अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही है। जब भी लकड़ी आ जा रहा है ना, तो समझ लो 1000 से स्पीड, मीन्स 1000 मीटर पर सेकेंड से स्पीड चल रहा है, इससे स्पीड है। क्योंकि पानी में इसका चाल हो जाता है 700 मीटर से अधिक हो जाता है। और 100 डिग्री अगर वायु की बात करें तो 100 का आधा कर दो 50, ठीक ना। और 332 होता है इसका स्पीड, इस दोनों को जोड़ दो अप्रोक्स 382, थोड़ा मान लो 400 तक का स्पीड होगा 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो डी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कभी भी ठोस वाले पे टिक कर दो, ध्वनि अधिक होगा। तो अगर यहाँ पे लोहा रहता ऑप्शन में तो हम लोहा पे टिक करते, इस्पात रहता तो इस्पात पे टिक करते। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड है तो वायुयान की चाल, मैंने पहले वाले वीडियो में जिक्र किया था कि जहाँ पे 2 मैक संख्या है ना, इसका मतलब है साउंड के स्पीड का 2 गुना है, राइट। तो साउंड का स्पीड इतना दिया गया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही हो जाएगा। अगर 3 मैक संख्या दिया है तो 3 से कर दो, 4 मैक संख्या है तो 4 से कर दो। जैसे ब्रह्मोस का अगर आप डिटेल पढ़ोगे तो लिखा गया है 3.5 मैक संख्या का, वो हमारा सुपरसोनिक मिसाइल है। तो इसको इसे मल्टीप्लाई कर दो, ब्रह्मोस का स्पीड इतना होगा। अगर 5 मैक संख्या से अधिक है तो उसको हम कहते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। जो सबसे पहले कौन बनाया? रशिया बनाया। अभी एकमात्र देश है जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि का स्पीड सबसे अधिक होगा? तो मैंने कहा ठोस वाले पे टिक करो, डी ऑप्शन आपका सही होगा। एक जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, इसमें से कौन से उपकरण में प्राश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है? सोनोग्राफी में। सोनोग्राफी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सी तरंग शून्य में संचरण नहीं करती है? शून्य से यहाँ मतलब है कि निर्वात में। निर्वात में कौन सा नहीं चलता है? ध्वनि नहीं चलता है। यहाँ पे VA, VW और VS क्रमशः वायु, जल और इस्पात में ध्वनि का वेग। तो सबसे अधिक इस्पात में होगा, मतलब VS में सबसे अधिक होगा। सबसे लास्ट में VS ढूंढो, ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाएगा। मीन्स वायु में सबसे कम, जल में उससे अधिक और ठोस में होगा सबसे अधिक।
ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है। निर्वात में क्या होगा, ध्वनि तरंग नहीं चलेगा। आसान आसान से प्रश्न है पर एग्जाम में आपके बनते हैं प्रश्न, तो ध्यान से देखना। वह उपकरण जो ध्वनि तरंग की पहचान या रिजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, सोनार कहते हैं। सोनार रिजु रेखन या तरंग की पहचान के लिए किसका प्रयोग होता है, सोनार का प्रयोग होता है, जो मेनली पनडुब्बियों में या नौचालक इसका यूज करते हैं। पराध्वनिक विमान डैश नाम का प्रघाती तरंग पैदा करता है। पराध्वनिक विमान जो होता है किस टाइप का या किस टाइप के तरंग का वो मीन्स पैदा करता है, वो होता है आपका पराश्रव्य तरंग। पराश्रव्य तरंग पराध्वनिक विमान ही होता है, मेनली पराश्रव्य तरंग हम लोग कहते हैं उसको, जो 5 मैक से अधिक होता है। इको साउंडिंग प्रयोग होता है। इको साउंडिंग प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। सोनार का प्रयोग में वो इको साउंडिंग ही हेल्प करता है। इकॉस्टिक विज्ञान क्या है, ध्वनि से संबंधित, ध्वनि से संबंधित होता है इकॉस्टिक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है, जो हम लोगों को सुनने के लिए ठीक ठाक है, तो वह 60 डेसिबल। हम लोग 80 डेसिबल 90 डेसिबल से अधिक नहीं सुन सकते हैं, तो 60 हमारा एक ठीक ठाक साउंड होता है। हम लोग जो बात करते हैं वो होता है 20 से 30 तो होता है फुसफुसाने वाला विस्परिंग साउंड। 30 से लेकर जो 40 या 50 बोल दो वो होता है सामान्य बातचीत। तो 60 तक हम लोगों का एक मानक ध्वनि स्तर है। आगे है, निम्न वस्तु का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण, ये होता है सोनार का। सोनार मेघ गर्जन सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है, जिससे कि मेघ गर्जन सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है, जिससे क्या होता है, दोनों कान के कर्णपटल पर वायु के दबाव को बराबर करने के लिए, ताकि उसका साउंड का इम्पैक्ट क्या होता है, कम पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है। तापमान अगर बढ़ाएंगे, तापमान में परिवर्तन दिया गया है तो ध्वनि का मीन्स स्पीड जो होता है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो स्पीड आवृत्ति से डायरेक्ट रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी। मीन्स तापमान से क्या होगा, उसके आवृत्ति पर इम्पैक्ट पड़ेगा। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता किसमें मापी जाती है, ये मापते हैं डेसिबल में, चाहे वो संगीत यंत्र हो या कुछ भी हो। ध्वनि तीव्रता हम किसे मापेंगे, ध्वनि तीव्रता या फिर ध्वनि पॉल्यूशन, ये किसमें मापेंगे हम, डेसिबल में मापेंगे। तो ये आपका साउंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आगे है प्रकाश, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ से अगर कुछ सीखने का मौका मिल रहा हो, सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आ रहा हो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कारण जरूर बताइएगा। और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।